श्वेता कुमारी। मैं कम से नमस्ते मैम। थैंक यू। श्वेता कुमारी, अपने बारे में बोर्ड को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं वैशाली ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया है, सीआरपी कॉलेज हाजीपुर से। ओके। और आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और अपने वर्क के प्रति काफ़ी डेडिकेशन है। और मेरा वीक पॉइंट है कि मैं स्टिक फॉरवर्ड हूँ। मैं किसी बात को मतलब सीधे बोलती हूँ, सीधे जवाब देती हूँ। कुछ अपने जिले वैशाली के बारे में बताइए। वैशाली ज़िला जो है वो काफ़ी धार्मिक है और यहाँ पर्यटन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड पर्यटन है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड जो है स्थान, एक दो का नाम बताइए। जैसे पावापुरी वैशाली में ही है, जहाँ पर जैन जो थे महावीर जैन, उनका जन्म हुआ था। इसलिए आपने फिजिक्स से अपना ऑनर्स किया, जी कोई चैप्टर बताइए फिजिक्स में। फिजिक्स में काइनेटिक्स है, मोशन और इन वन डायरेक्शन ये है। और काइनेटिक्स का मुझे कोई एप्लीकेशन बताइए, डेली लाइफ में कोई एप्लीकेशन बताइए। जैसे काइनेटिक्स में आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड वेलोसिटी, स्पीड वगैरह जो भी है। नहीं, मुझे एक एग्जांपल देके बताइए, क्योंकि मैं आपकी हॉबी में टीचिंग भी देख रही हूँ, तो मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि काइनेटिक्स का आप डेली लाइफ में क्या एग्जांपल देखती है या क्या यूज देखती है। जैसे जब कोई व्हीकल है तो उसको चलाने के लिए एक निश्चित स्पीड की आवश्यकता है, उसकी एक्सेलरेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक्स का यूज़ हो रहा है। वो एक निश्चित डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन का यूज़ करके वो व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और अच्छा, मुझे कोई और चैप्टर बताइए जो आपको पसंद था हो। इसके अलावा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन है आपका, और भी कोई? ग्रेविटेशन के अलावा सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है। ग्रेविटेशन में कहा जाता है कि जी की वैल्यू 9.8, अगर जी की वैल्यू हम 10 मान लें, जो कि नॉर्मली लोग मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि जी का वैल्यू 9.8 है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए जी का वैल्यू 3 दे दिया जाता है। तो इसमें पॉइंट का अंतर पड़ेगा और ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक मुझे समझ। अच्छा, कोई ठीक है। आप मुझे ये बात बताइए कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट होता है, ये साउंड से रिलेटेड है डॉपलर इफेक्ट। इसमें दो मूविंग पोजीशन में देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है और कोई और व्यक्ति या फिर कोई व्हीकल है, उन दोनों के बीच अगर मूविंग पोजीशन हो तो वहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है। और एक निश्चित डिस्टेंस भी होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर इस चीज़। ये अमेरिका में कहा गया था कि 5G जो आ रहा है, इससे एरोप्लेन के लैंडिंग को खतरा है। किस प्रकार से खतरा है ये? अच्छा, बोलिए। आप वुमेन हैं और आपने फिजिक्स लिया है। साइंस में लड़कियां की कम रुचि होती है, जनरली आर्ट्स ये सब लेती हैं। क्या आपको लगता है कारण? साइंस क्यों नहीं लड़कियां ज़्यादातर लेती हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं लड़कियां जाती हैं ज़्यादा? सर, नहीं कहा जा सकता कि टेक्निकल फील्ड में लड़कियां नहीं जाती हैं। टेक्निकल फील्ड में, साइंस में भी लड़कियां जाती हैं और इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन भी अभी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। साइंस पे ध्यान दिया जा रहा है और लड़कियां इस क्षेत्र में भी आगे आई हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो साइंस में अपना कैरियर बनाई हैं। ऑनेस्ट, पेशेंट, रिस्पेक्टफुल, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें कैसे मान लें कि आप में ये सब क्वालिटीज?
मैम, जैसे मैं अपने कैरियर की बात करूँ कि इससे पहले मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में मेरे जो सहपाठी थे, मेरे टीचर हैं, उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने मुझे कहा कि मुझमें उन्हें ये ऑनेस्टी और अपने काम के प्रति डेडिकेशन, रिस्पेक्ट ये दिखा है, और मुझे भी महसूस हुआ है कि मेरे अंदर ये ऑनेस्टी और डेडिकेशन, रिस्पेक्ट ये है। और चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। एक बच्चा है 12 साल का, 12-13 साल का, वो बाइक चला रहा है। आप उसको रोकती हैं, वो आपको फाइन भर देता है, तो क्या करेंगे आप? फाइन भर के उसको छोड़ देंगी, उसके जो आपने बाइक उसकी जब्त की उसको लौटा देंगी, या उस पर किस प्रकार की आप कार्रवाई करेंगे? एक 12-13 साल का बच्चा बाइक चला रहा है। मैम, चूँकि वो 12-13 साल का है तो जो वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 12-13 साल का बच्चा बाइक नहीं चला सकता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने से अच्छा है कि उसके जो गार्जियन हैं उन्हें बुलाया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि उनका अधिकार नहीं था कि वो बच्चे को बाइक दे, क्योंकि उस बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो सकता था, या फिर मान लीजिए कि माँ बाप की नॉलेज में ना हो ये बात का, माँ बाप की नॉलेज में ना हो, तो माँ बाप के नॉलेज में इस बात को लाया जाना आवश्यक हो जाता है। वहाँ पर मेरा कर्तव्य है कि मैं लेकिन वो फाइन तो दे रहा है। यहाँ पर फाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लोगों की जान है। यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाती है या फिर उस बच्चे को कोई क्षति होती है तो इससे हमारे देश को क्षति होगी और उस बच्चे के माता पिता को भी क्षति होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा महत्व ये हो जाता है कि मैं उस बच्चे के माता पिता को आगाह कराऊँ, उन्हें इस चीज़ के बारे में शिक्षा दूँ कि ऐसा गलत है और ये आपराधिक है, इस तरह से न किया जाए। आप अन्य बोर्ड मेंबर आप कुछ प्रश्न करेंगे? श्वेता, जी सर। श्वेता, कल हम लोग आज़ादी का 75वें साल मना रहे हैं। जी सर। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 75 सालों में महिलाओं का कितना आज़ादी मिला है? इन 75 सालों में महिलाओं को आज़ादी मिला है, जहाँ तक देख सकते हैं महिलाओं को आज़ादी मिला है। आज महिलाएं घर के चार दीवारी से निकल के बाहर वो अपनी शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त होने का प्रयास कर रही हैं। सरकार इसके तरफ काफ़ी कदम उठा रहे हैं। सरकार ऐसी हर क्षेत्र में जहाँ पर महिलाओं की कमी है आरक्षण की व्यवस्था कर रही है। शिक्षा में भी काफ़ी आरक्षण दिए हैं जिससे महिलाएं शिक्षित हो और अपने अधिकार को समझ सके और वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो मैं ये देख सकती हूँ कि पहले महिलाओं को घर के चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन अभी उनका दायरा बढ़ा है, वो अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार का इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, जी सर। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि वह गिनी चुनी फैमिली की महिला है जो पुलिस राज भी हैं, उन्हीं फैमिली से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बाकी और सब महिला तो वही है समान। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि जो गरीब क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं वहाँ पर संसाधनों की कमी है या फिर कहें तो जानकारी का अभाव है। लोगों को पता नहीं है कि महिलाओं को कितना अधिकार दिया जा रहा है, सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, क्या लाए हैं, इनका उन्हें जागरूकता नहीं है। इसी कारण महिलाएं घर में सीमित रह जाती है या फिर कहें तो भी पितृसत्ता समाज के कारण भी उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनसे वो प्रेरित हो। जैसे जो भी महिला आगे बढ़ेगी तो उनसे आसपास की महिलाएं प्रेरित होगी और वो भी जागरूकता, उन्हें भी जागरूकता प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो भी बढ़ सकती हैं। जैसे जो भी महिला आगे बढ़ी है वो दूसरे महिलाओं को कह सकते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें परिचित करा सकते हैं कि एक महिला को क्या अधिकार दिया गया है। वो शिक्षित होंगे तो उनसे उन्हें क्या फ़ायदा है और वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और देश का में अपना योगदान देंगे। तो इस तरह से महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें अपने अधिकार के बारे में परिचित करा करके ग्रामीण और गरीब तबके से आए महिलाओं को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अपने सरकार की कुछ योजना के बारे में बताइए, जो योजना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है सरकार द्वारा। सर, महिलाओं को सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं लाई गई हैं। जैसे महिलाएं अगर शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उन्हें साइकिल व्यवस्था की गई है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उस साइकिल से वो विद्यालय जा सकते हैं।
और उन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, पोशाक की व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा अगर वो मतलब प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, अगर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इससे उन्हें शिक्षा के प्रति उनका रुचि और बढ़ता है। और इसके अलावा अगर वो आगे नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बार बार आरक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। जी सर। आपके अनुसार आरक्षण अभी भी दिया जाना चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है आरक्षण अभी भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि सभी महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हैं। देखा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पीछे हैं जीवन में। महिलाओं को आरक्षण तो सिर्फ कुछ राज्य जैसे कि बिहार हो गया, एक दो और राज्य जहाँ पर महिलाओं को स्पेशल आरक्षण मिला है, बाकी भारत सरकार के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है महिलाओं को लेकर। वहाँ का आरक्षण पुरुष महिला समान है। हाँ, भारत के स्तर पे पुरुष महिला को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसे हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जो पिछड़े हुए राज्य में गिनती किए जाते हैं। तो ऐसे पिछड़े हुए राज्य में महिलाओं का पिछड़ापन उस राज्य को और पिछड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए सरकार महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दे करके उन्हें आगे चलिए बढ़ाने ठीक का है, प्रयास आप हमें ये समझाइए कि पिछले 75 वर्षों में जो आरक्षण दिया गया है जी सर। उसका लाभ निश्चित रूप से मिला होगा पिछड़े वर्गों को। यस सर। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछड़े वर्ग को जो लाभ मिला है वो लाभ सिर्फ समानता के स्तर पर मिला है, सभी लोगों को मिला हुआ है, या कुछ फैमिली को मिल रहा है? सर, आरक्षण की व्यवस्था जो मिल रही है तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि सभी को प्राप्त हो, लेकिन जहाँ तक जिसको इसकी जानकारी होगी वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ भी शिक्षा पहुँचा है वो लोग तो आरक्षण की व्यवस्था का पूरा लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ लोग पिछड़े हुए हैं, शिक्षा जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, तो वो कुछ लोग हैं जो आरक्षण की व्यवस्था का फ़ायदा नहीं उठा अच्छा सर, आपको लगता है कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? आरक्षण की व्यवस्था में सुधार, आरक्षण की व्यवस्था तो फिलहाल महिलाओं को दिए गए हैं, और जो भी मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जी सर। कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो आरक्षण व्यवस्था में सुधार मैं आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आरक्षण का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें आरक्षण रहे, सभी लोग आगे, पिछड़े लोग आगे बढ़े, लेकिन मैं कुछ सुधार चाहता हूँ कि आरक्षण में कुछ सुधार हो, कुछ अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। आपको ऐसा आइडिया आपके पास? सर, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था जो भी पिछले थोड़ा सा और लोग आपको हिंट्स कर देता हूँ। Yes, जैसे मान लीजिए हम्म। चिराग पासवान जी का आरक्षण मिल रहा है, जी सर। चिराग पासवान जी का आरक्षण मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पैसादार लोग हैं जिनका आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जी सर। आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ताकि उनके स्थान पर उन्हीं के कास्ट दूसरे लोग को मिलता लाभ? जी सर। इसमें सुधार करना चाहेंगे? सर, सरकार तो सभी के लिए आरक्षण लाई है जो भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए नहीं हैं उन्हें स्वयं आरक्षण की व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद इतने आर्थिक रूप से सशक्त है कि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आरक्षण की व्यवस्था का ले या नहीं ले, ये उन पर डिपेंड करता है। सरकार को तो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको आरक्षण देना, उनका आरक्षण देते ही हैं। इस देश में लोग कर्तव्य तो अपना निभाते नहीं जब तक उस पर कानून न बन जाए। कर्तव्य, आपको लग रहा है कि लोग कर्तव्य निभाएंगे कभी? अपने संसदीय क्षेत्र से लड़ना छोड़ कर जनरल सीट से फाइट करेंगे? सर, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस तरह के होते हैं, बहुत कम ही लोग इस तरह के, अधिकांश ठीक है, आप ये बताइए पिछले 75 वर्षों में आप कुछ महिलाएं के नाम बताइए जो आपको इंस्पायर करते हो, या फिर जो महिलाएं को रोल मॉडल रहा हो देश में। 75 वर्षों से सर महिलाओं में तो मुझे अभी निर्मला सीतारमन मुझे इंस्पायर करती हैं, क्योंकि वो हमारे देश की वित्त मंत्री है, हमारे देश की इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल रही है। तो इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। बहुत अच्छा। चलिए, आप ये समझाइए, अभी हाल फिलहाल में चर्चा हो रहा है वैश्विक शांति आयोग का, आपने नाम सुना है? सर, वैश्विक शांति आयोग, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है? करंट अफेयर पढ़ते हैं? यस सर। आज पढ़ के आए हैं आप करंट अफेयर? हाँ, पढ़ते हैं सर। अभी मैं अपने देश के तिरंगा के बारे में भी पढ़ के आई हूँ, और अभी सर अपने देश और बिहार वगैरह के बारे में पढ़ के आई हूँ। इसलिए बताइए, इस देश की आज़ादी में
कुछ नायकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, Yes. कुछ लोगों का नाम बता दीजिए आप। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे हैं जो अपना योगदान और कुछ दिए नाम हैं। बताइए। राम बोस हम हैं। कल देश की आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, Yes, sir. उम्मीद करेंगे कि आप इसके बारे में बहुत पढ़े होंगे। Yes, sir. 2-3 नाम बता रहे, कुछ और नाम बताइए। Yes, कितने sir. लोग हैं? Yes, sir. खुदीराम बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं और भगत सिंह हैं और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के समय Yes. पटना सचिवालय कौन हुआ था? याद है? Yes, sir. क्या था वो? सर उसमें 7 व्यक्ति थे जो झंडा फहराने के लिए सचिवालय पे झंडा फहराने के लिए गए थे, तो उन पे गोली चला दी गई थी। तो वही 7 लोगों की याद में सचिवालय पे वो उनका फिजिक्स से आपने ऑनर्स किया। जिससे मेरे को ये बताइए कि एनर्जी का इक्वल टू ई एम सी स्क्वायर है, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर? सर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इसका कंसेप्ट आइंस्टीन ने इन्हें दिया है। उनका मानना था कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित होती है। अच्छा, वो अगर हम ऊर्जा का एक क्षेत्र में यूज करते हैं तो वो हमेशा संरक्षित रहेंगे, उसका अंत नहीं हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो गया, फिर मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से वो संरक्षित रहेगा। अच्छा, ये कंसेप्ट जो है अभी पॉलिथीन पे बैन किया है गवर्नमेंट ने, जो है कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि पॉलिथीन यूज ना किया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे सूटेबल है इक्वल टू एम सी स्क्वायर? सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे वो सूटेबल होगा, क्योंकि पॉलीथीन पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैला रही है, तो यहाँ पर उसका बैन होना आवश्यक है। पॉल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के अलावा हमारे जीव जंतु सबको क्षति पहुँचा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या अंतर है, कुछ बताइए। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है, जैसे अगर हम सर्कुलर मोशन पे चलते हैं, सर्किल पे चलते हैं, तो जो सेंट्रीफ्यूगल लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक स्यूडो फोर्स है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लगाया जाता है जब भी आवश्यकता होती है तो। अच्छा, ESI के एज ए जब अपॉइंट होती हैं आप, तो अपने फिजिक्स ऑनर्स को आप कैसे यूज करेंगे जो अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकें, कुछ समझाइए मुझे। सर जैसे ESI डिपार्टमेंट में जो व्हीकल है वगैरह हैं, उन्हें चेक करना मेरा इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो व्हीकल को चेक करने के दौरान उनकी स्पीड वगैरह देखना। क्या चेक करती है, क्या चेक करना होता है उसमें? सर उसमें उसकी आरसी देखी जाती है कि उसने रजिस्ट्रेशन किया या नहीं। आरसी क्या होता है? सर कोई भी व्हीकल हमारे यहाँ चलती हैं तो उन्हें सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अच्छा, तो वही उनकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है, तो वो चेक करना होता क्या है। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है? जी सर। कौन से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत? मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अच्छा, क्या प्रोविजन है उसमें, कुछ बताइए। सर उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी व्हीकल अगर हमारे बिहार में चलती है तो उसमें हमें उसके लिए व्हीकल के लिए क्या क्या आवश्यक हो जाती है, ये सब उसमें बताया गया है। जैसे उसका फिटनेस चेक करना है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना है। अच्छा, मेरे को ये बताइए आप कि अभी हाल फिलहाल एक महावीर फाउंडेशन है तमिलनाडु में, महावीर फाउंडेशन एक संस्था है, उसने एज ए मैथमेटिक्स जो है अवार्ड दिया है तमिलनाडु। बिहार के किस पर्सनालिटी को अवार्ड दिया गया? सर मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। अभी इसके बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं अभी आप जानते हैं, उसमें भारत को कितने मेडल्स मिले? भारत का चौथा स्थान है और 61 मेडल्स मिले। कितने मिले हैं? 61। अच्छा, ब्रिक्स क्या होता है? सर ब्रिक्स जो है वो एशिया में एक मतलब 5-6 देश जो हैं उनका एक संस्था है ब्रिक्स। जो क्या नाम बताइए ब्रिक्स का, कौन कौन सी देश हैं उसमें? सर उसमें ब्राज़ील है, ब्रिक्स ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है
आई सी और साउथ अमेरिका है, अच्छा एक कौन चीज़, सा साउथ? साउथ अफ्रीका सॉरी। हाँ, एक चीज़ बताइए मुझे कि एज ए ESI आप अपॉइंट होती हैं तो वुमेन स्ट्रेंथ को आप वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे स्ट्रेंथ देंगे अपने प्रोफाइल को करते हुए, अपने वर्क को करते हुए आप कैसे वुमेन को एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथ देंगे एज ए ESI? सर एज ए ESI मैं अपने ड्यूटी के दौरान भी महिलाओं को एम्पावरमेंट दे सकती हूँ। जैसे मेरे जूनियर या सीनियर होंगे, मतलब एक तो मैं अपने सीनियर से खुद सीख सकती हूँ और मैं अपने जूनियर को मुझे जो भी शिक्षा है वो दे सकती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा जो भी रोड पे जो भी महिलाएं होंगी जो मेरे संपर्क में होंगी और मैं उन्हें भी शिक्षा दे सकती हूँ। अच्छा 26 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त क्या अंतर है इसमें? अभी देख रही हैं कि टुमारो जस्ट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस डे 75th, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 26 जनवरी एंड 15 अगस्त? क्या अंतर है ये मुझे बताइए। सर 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हम लोग को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था, तो उसके लिए हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे से ये, अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, यस आपने देखा होगा कि बिहार गवर्नमेंट में अलायंस गवर्नमेंट चेंज हो गई है, यस आपको ऐसा लगता है कि जनता के ऊपर इसकी क्या प्रभाव पड़ेगी? ये गवर्नमेंट स्टेबल होगा और जनता के ऊपर कुछ एज ए अपनी व्यक्तिगत कुछ बात? सर जनता को तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चुनाव करके सरकार के चुना था, कि इलेक्शन हुए थे, उसमें जनता ने अपने वोट दिए थे, फिर दोबारा उसमें काफ़ी जनता को समय देना होता है और काफ़ी सोच समझ के सरकार चुननी होती है। अगर बीच में इस तरह से सरकार टूटती है तो इससे जनता को समस्या आती है। सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा लीडर्स का नाम लेने के लिए, यस सर। आपने सिर्फ एक फीमेल लीडर का नाम लिया, रानी लक्ष्मीबाई। यस मैम। ऐसा क्यों है कि हम लोग औरतों के बलिदानों को भूल चुके हैं? औरतों का बलिदान हम लोग नहीं भूले हैं मैम। मुझे ये गलती हुई कि मैंने एक ही महिला का नाम लिया। बहुत सारी नहीं, महिलाएं जनरल देखा जाता है कि 10 पुरुषों के बीच में एक महिला का नाम लिया जाता है। यस मैम। जबकि अगर भीड़ को देखा जाए तो उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। यस मैम। ऐसा क्या कारण है? मैं कारण पूछ रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आपने सिर्फ एक महिला का नाम लिया। मैं चाह रही हूँ कि जनरली लोग महिलाओं के बलिदान को भूल चुके हैं, ऐसा क्यों समाज में? इसमें मैम महिलाओं के योगदान को इसलिए भूल जाते हैं कि हमारा जो सोच है, समाज का सोच है, वो पितृसत्तात्मक है। यहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इस तरह से सामाजिक सोच ही इस तरह की हो गई है कि महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि हम आधुनिक समाज में भी देखें तो महिलाएं अपने कर्तव्य निभाती हैं, वो घरेलू क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से देश की आज़ादी में भी बहुत सारी महिलाएं अपना योगदान दी है, लेकिन उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो ये सामाजिक सोच पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों को अपना सामाजिक नज़रिया बदलना चाहिए, महिलाओं के योगदान को भी देखना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए, उसे भी महत्व देना चाहिए। ओके, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपने एंट्री की, आपके सब बोर्ड मेंबर को विश करना भूल गई, ठीक है? यहाँ पे आपने एक स्टोक की है। दूसरी बात है, आप आंसर बात करने बताने में आपका पिछली बार भी कहा था कि आपका हेड मूवमेंट ज़्यादा है, तो एक बार इसको मिरर के सामने देखिए कि आपका हेड मूवमेंट ज़्यादा हो। आप में पूरा कॉन्फिडेंस है, आपके जवाब भी सही है, वॉइस क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। फिर सर ने कुछ आपसे सवाल पूछा था कि हम लोग को मेडल्स मिले हैं कॉमनवेल्थ में, आपने पोजीशन बता दी। सर ने पोजीशन आपसे नहीं, मेडल पूछा था आपसे। तो एक बार प्रश्न सुन लीजिए, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है, इत्मीनान से, और ये सोचना है कि बोर्ड आपसे ही इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, उसके पास समय पर्याप्त है। बाकी आपका सब सही रहा है। छोटी बोर्ड की गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में आप रखिए
कि जो फिजिक्स रिलेटेड जो बैकग्राउंड है आपका, वो बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो चूँकि टेक्नोलॉजी की अभी समय है और आप ESI हैं, तो टोटल पैकेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी पूरी टेक्नो हो रही है टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स का जो आपके प्रोफाइल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये सब क्वेश्चन जो मैंने कहा, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अपनी जो प्रोफाइल है आपकी, जो ESI का जो हायरार्की वगैरह है, उसको बस अच्छा कर लीजिए, बाद बाकी सब करेंट